जय हिंद विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग दर्पण के प्रकार पढ़े थे, जिसमें दर्पण को बताया गया दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण क्या होता है? एक हम कांच का गोला लेते हैं, ये है कांच का गोला। इस कांच के गोले का ये सेंटर होगा और ये गोले की त्रिज्या होगी, रेडियस। आर का मतलब रेडियस। अब कांच को कैसे दर्पण में कन्वर्ट करेंगे? इसमें दो पृष्ठ है, एक दबा हुआ पृष्ठ है, एक उभरा हुआ पृष्ठ है। ये अंदर वाला पृष्ठ दबा हुआ है, ये पृष्ठ, और बाहर वाला उभरा हुआ है। इसको क्या करते हैं, इसको हम कलर कर देंगे। कलर करने के लिए ये कांच का गोला होता है, खोखला गोला होता है, इसको हम काट देते हैं किसी समतल से। जब काटेंगे तो ये एक भाग प्राप्त होगा, इस तरह से एक भाग प्राप्त होता है। अब इसमें दो पृष्ठ है, इसको हम पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 कर लें। पहले पृष्ठ को, अब इसमें दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ को हम कलर कर दें, कलाई कर दें, तो ये पृष्ठ परावर्तक होगा। अब इसमें जो है, इसी को ऐसे, ये पृष्ठ ऐसे ले लिया जाए और अंदर वाले भाग को कलई कर दिया जाए, तो उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा। तो इस तरह से ये दोनों जो है इसी दर्पण के भाग हैं। तो कांच के खोखले गोले कि किसी एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो, तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इसमें क्या लिखा है? गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए, एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो, परावर्तक पृष्ठ हो। तो गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, ये कांच का खोखला गोला, इसी का भाग जो है गोलीय दर्पण होता है, जिसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का कैसे होता है? पहला होगा उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण।
उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को कनकेव मिरर बोलते हैं। अब ये दो दर्पण कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए ये जो एक फिगर इसमें ये दिखाया गया है, ये कांच के खोखले गोले को जिसको काटा गया है, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग प्राप्त हो रहा है, इसके बाहर वाले उभरे हुए पृष्ठ को कलई किया जाए और दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक है, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और दबे हुए पृष्ठ को कलई कर दिया जाए, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इस तरह से गोलीय दर्पण को दो वर्गों में बांटा गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण कब प्राप्त होगा? जब दबे हुए पृष्ठ को कलई कर दिया जाए। तो उत्तल दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके दबे हुए उत्तल दर्पण बनता कैसे? उत्तल दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का उत्तल दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है उसके दबे हुए पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तथा उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ। तो उत्तल दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है उसके दबे हुए पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तथा उत्तल दर्पण उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो। अब अवतल दर्पण कैसे प्राप्त होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण कैसे प्राप्त होगा? अवतल दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है उसके उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तथा दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये उभरा हुआ पृष्ठ और उत्तल दर्पण कांच के, ये कांच का जिस खोखले गोले का भाग है उसके दबे हुए पृष्ठ को, गोले के दबे हुए पृष्ठ को कलई कर दिया जाए और उभरा हुआ पृष्ठ, ये उभरा हुआ पृष्ठ जो है उभरा ये उत्तल होता है, उत्तल पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है इसलिए उत्तल दर्पण बन जाता है। उसी कांच के गोले को अब इसमें हम ऐसे ले लें, तो इसको कलई कर दें बाहर वाले पृष्ठ को, तो दबा हुआ पृष्ठ, तो ये
अवतल होगा, और इसी तरह से इस इधर प्लाई कर दिया जाए अंदर का भाग, तो ये जो है उत्तल पृष्ठ होगा, तो ये उत्तल दर्पण होगा। अब सवाल ये बनता है कि अंदर कैसे पेस्ट करेंगे, तो इसको काटना पड़ेगा, बिना काटे नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो बाहर पेस्ट हो जाएगा और ये काट दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो प्राप्त होता है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। इस तरह से जो प्राप्त होता है वो उत्तल दर्पण है। अब एक सवाल हुआ, ये पेंट जो किया जा रहा है, ये पेंट किया जाता है पारे या चांदी से, पारे और चांदी से पेंट करके लाल ऑक्साइड का, लाल रंग का आयरन ऑक्साइड लगा देते हैं। तो जब पारे या कांच को कलर करके आयरन ऑक्साइड जो है लगा दिया जाएगा लाल रंग का, तो यह पृष्ठ जो है अपारदर्शी हो जाएगा और यह दर्पण जो है उत्तल और अवतल दर्पण में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस अवतल और उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। उस परिभाषाओं को समझ लिया जाए। यहाँ पे एक गोलीय कांच लिया गया, इसमें बताया कि इसके भागों को काटा जाए, तो इस तरह से जो भाग कटेगा, तो ये वाला भाग यहाँ बनाते हैं, इसको यहाँ बनाया जा रहा है। अब ये जो है इसको करेंगे तो ये किसी गोले का एक भाग होगा, अब इसका एक केंद्र होगा जो यहाँ पे, ये वक्रता केंद्र एक गोले का केंद्र है और ये गोले की त्रिज्या होगा। परिधि पे एक बिंदु ले लिया जाए, अब केंद्र को मिलाया जाता है तो गोले की त्रिज्या होता है। ये है क्या, कांच का गोला। इसमें अंदर के पृष्ठ को लेप कर दिया जाए, तो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, यानी यह उत्तल दर्पण है, और इसके बाहर वाले पृष्ठ को कलई कर दिया जाएगा। अंदर वाले दबा हुआ पृष्ठ, इसको अवतल पृष्ठ बोलते हैं, यह परावर्तक पृष्ठ है, तो यह अवतल दर्पण हो जाएगा। ये उत्तल दर्पण, यह अवतल दर्पण। देखो इसका जो केंद्र है, दोनों का केंद्र एक ही है, क्योंकि दोनों उत्तल और अवतल दर्पण एक ही कांच के खोखले गोले का एक भाग है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, ये इसकी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r होगी। तो ये जो गोले की त्रिज्या है, अगर ये दर्पण हो जाएगा, यानी कलर कर दिया जाए, दर्पण जब हो जाएगा, तो ये गोले की त्रिज्या दर्पण की वो त्रिज्या न कहकर वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये गोले का जो केंद्र है वो दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब इसमें दो परिभाषा आ रहा है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसमें कहेंगे गोले का केंद्र जो होगा, कांच के खोखले गोले का केंद्र, पूरा लिख दे रहे हैं, कांच के खोखले गोले का केंद्र दर्पण
कांच के खोखले गोले का केंद्र, दर्पण किससे बना था? कांच के खोखले गोले से। जो खोखले गोले का केंद्र है दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। कांच के खोखले गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से। वक्रता केंद्र हो गया। अब वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ये क्या होगा? वक्रता केंद्र, इससे पहले दर्पण का ध्रुव जान लिया जाए। तो जो दर्पण का ध्रुव होता है इसको भी लिखते हैं। इससे पहले दर्पण का ध्रुव जान लिया जाए। ध्रुव क्या होता है? इसको पोल करते हैं, पोल। ये दर्पण का जो मध्य बिंदु जो होगा वो दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से दर्शाते हैं। यानी ये जो है दर्पण का ध्रुव है। अब जो दर्पण के ध्रुव से, अब वक्रता त्रिज्या तो कहीं भी हो सकता है। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अथवा कांच के खोखले गोले की त्रिज्या, ये जो कांच का जो खोखला गोला है इसकी जो त्रिज्या है, कांच के खोखले गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब दर्पण का ध्रुव क्या होगा? इसको पोल बोलते हैं इंग्लिश में। दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जो यहाँ पे दिखाया गया। अब मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण का जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव को P से दर्शाते हैं, P तथा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष कहलाती है, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। इसके बाद ये कुछ परिभाषा थी जो दर्पण से संबंधित है। इसके बाद फोकस और फोकस दूरी हो जाएगा इसका, फोकस मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस या इसको कहते हैं, इसको हटा देते हैं, मुख्य फोकस या फोकस, मुख्य फोकस या केवल इसको फोकस भी कहा जाता है, या फोकस। इसमें ये जो दर्पण है, जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका ये मिरर है M1 M2 मिरर बोलते हैं। इसका मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये उभरा हुआ पृष्ठ जो है, कलई किया गया दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक है, और इसका केंद्र ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र इसका होगा, तो वक्रता केंद्र हो जाएगा, और वक्रता केंद्र और इसके बीच में कहीं फोकस होगा। तो इसमें क्या होता है, ये मुख्य अक्ष है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, तो ये प्रकाश किरण जो है, ये बहुत सी प्रकाश किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है फोकस कहलाता है, या मुख्य फोकस कहलाता है। ये अगर उत्तल दर्पण होता तो जाती हुई प्रतीत होती, तो उसको लिखा जाए मुख्य फोकस को, एक इसी को लिखा जाएगा, मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो लिखा क्या जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु पर काटती मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है किसमें? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है। किसमें काटती हुई प्रतीत होगी? उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कराता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष को कहाँ काट रही है? यहाँ पे काट रही है। अवतल दर्पण है तो यहाँ काट रही है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस या केवल फोकस भी कहते हैं, या फोकस कहलाता है। फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से, यहाँ इंग्लिश लिखा गया है। हाँ, फोकस। तो मुख्य फोकस को एफ से, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद होगा फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा फोकस एवं ध्रुव। अब फोकस को एफ से दर्शाएंगे तो फोकस एफ एवं ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अब देखिए, यहाँ से वक्रता केंद्र और P के बीच की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या थी R, और ये जो है फोकस जो होता है, यहाँ से फोकस दूरी जो होता है ये इसका मध्य बिंदु होता है। इसमें एक रिलेशन होता है कैपिटल R यानी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R एवं फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। ये हो जाएगा संबंध जो होता है एफ बराबर R/2, एफ बराबर R/2। वक्रता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो जितना ये वक्रता त्रिज्या होगा इसके मध्य में ही फोकस होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये मुख्य डेफिनेशंस हैं जिसको आप इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ, जो भी लिखा गया है कैसे आप इसको याद रख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे ये होता है, ये कांच है, ये कांच है, इसका ये वक्रता केंद्र एक केंद्र होगा, यहाँ ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। यदि इसको हम कड़ाई कर दें, इसको या तो इधर कड़ाई कर दें, तो यह कांच किस में बदल जाएगा, दर्पण में। अब कांच जो है दर्पण में बदल गया। अब इस जो दर्पण का केंद्र है, यानी कांच को ही दर्पण में बस कलाई कर दिया गया, दर्पण हो गया। यानी दर्पण क्या होता है, एक प्रकार का कांच ही होता है जिसके पृष्ठ पर, दोनों पृष्ठों पर बारी बारी से कलाई करके दो तरह के उत्तल और अवतल दर्पण प्राप्त करते हैं। तो कांच का जो केंद्र है वो दर्पण का भी केंद्र है। तो कांच का केंद्र और दर्पण का केंद्र में अंतर कैसे होगा, तो कांच के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। तो कांच का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, कांच की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ये दर्पण जो होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है, उसको दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होगी यह मुख्य अक्ष होता है, यह मुख्य अक्ष होगा। इसके बाद ये बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली प्रकाश किरण है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यानी इस फार्मूले के आधार पे कि इसका फोकस जो होगा दर्पण का वह आर का आधा होगा, यानी इसका मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब ये होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं परावर्तन के पश्चात इसी बिंदु से होकर जाएगा, तो फोकस होकर जाएगा। तो यह फोकस है, इसका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो ये डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या फोकस। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बताएं, फोकस दूरी कहलाता है। अब परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब परावर्तक पृष्ठ पिछले दर्पण का द्वारक, एक और टॉपिक लिख ले रहे हैं हम लोग, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक दर्पण का वह भाग, दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ये जो दो दर्पण प्राप्त हुए थे, दर्पण दो प्रकार का था, उत्तल समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का था, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है ये जानिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार का था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इन परिभाषाओं का उपयोग करके दर्पण के सामने यदि हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो उससे प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को बिंब बोलते हैं। तो दर्पण के सामने किसी बिंब को रखेंगे तो उससे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको बढ़िया ढंग से तैयार करिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।